नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 2 बजे के विशेष बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से, पर उसका असर भारत पर भी। जी हां, इजरायल जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। भारत के द्वारा एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक ये रोक लगाई है। तेल अवीव से उड़ानों की आवाजाही पर ये रोक है, तो राजधानी तक अब फ्लाइट इजरायल के नहीं जाएगी। ये फैसला एयर इंडिया की तरफ से ले लिया गया है। 8 अगस्त तक ये रोक जो है वो लगा दी गई है। तो वहां पर स्थिति क्या है, इसी के मद्देनजर, इसी के चलते अब ये रोक जो है एयर इंडिया के द्वारा लगा दी गई है। तेल अवीव के लिए फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इजरायल में फ्लाइट भारत की तरफ से नहीं जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव के लिए फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया है। 8 अगस्त तक अब रोक जो है वो लगा दी गई है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है, जहां पर इजरायल जाने वाली उड़ानों पर अब रोक लग चुकी है। जो तनाव है वहां पर बढ़ता जा रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, और इसी के चलते एयरलाइन ने कहा है कि अब तुरंत ये रोक जो है वो लागू होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया सुधारें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो परीक्षा केंद्र बनाते हैं उसकी प्रक्रिया सुधारें और छात्रों का मजबूती से हो वेरिफिकेशन। जो वेरिफिकेशन का मामला है कि भाई कौन एग्जाम दे रहा है, कौन है वो व्यक्ति, उसकी वेरिफिकेशन और मजबूती से हो। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। तो जहां जहां हुए उसको स्वीकारा गया है, वहां वहां के लिए बात कही गई है, लेकिन व्यापक तौर पर पूरे देश भर में यह नहीं हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। और उसी के बाद ये अपना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का सामने आ चुका है, जहां पर वो कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, तो नीट की परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब आ चुका है। सभी की दलीलों को सुना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और प्रक्रिया को सुधारें परीक्षा केंद्र की, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 104वीं पुण्यतिथि के मौके पर सामाजिक संगठन माय होम इंडिया ने राजधानी दिल्ली में महापुरुषों को याद करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया। आकाशवाणी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय कार्य और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर LS मुरुगन जी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्ना भाऊ साठे जी के मार्ग पर जन सेवा के कार्य को कर रहे हैं। मौके पर माय होम इंडिया के संस्थापक और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने यह भी कहा कि कोई भी महापुरुष किसी राज्य का नहीं, किसी जाति वर्ग का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का होता है। जब समाज एकजुट होकर अपने समाज सेवियों को सम्मान देता है तो सामाजिक समरसता मजबूत होती है। उन्होंने माय होम इंडिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है, बाल गृह में रह जाता है, तो उसकी आशा माय होम इंडिया के स्नेहदूत होते हैं, जो उसके परिवार का पता लगाकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाता है। जाने माने वक्ता और कीर्तनकार संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज शिरीष मोरे जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन माय होम इंडिया के दिल्ली NCR अध्यक्ष बलदेव राज सचदेवा ने किया। मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में आज आप सब लोग आए, आपका हृदय से धन्यवाद। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, आपको जानकारी में है। गणेशोत्सव तो है ही, 7 तारीख से लेकर सितंबर के फिर एक बार गणेशोत्सव में मोदक खाने के लिए आना है आप सब लोगों को। जिनको पता नहीं कहाँ आना है, जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम में बुलाया उनको बताइए, वो आपको जरूर न्योता देंगे। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसकी जानकारी देने का काम हमने हमारे आत्मीय गणेशम को दिया था। गणेशम आ जाओ सामने 1 मिनट, तुमको बोलने का मौका नहीं दिया, कम से कम मैं दिखाता हूं गणेशम कौन है हमारा। तो हमारा तालकटोरा स्टेडियम में नेस्ट फेस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल, आप हर साल आए होंगे, आपसे अधिकतर लोग आए होंगे, और जिन्होंने आज तक कभी शिरकत नहीं की है वो फुर्सत निकाले और योजना बनाए
21 सितंबर का दिन तालकटोरा स्टेडियम 3000 कैपेसिटी में 12 घंटे में किस तरह से 10,000 युवा आते हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति को दिखाने के साथ साथ फिर हम उसमें सिखों का भांगड़ा भी रखते हैं, दक्षिण का नृत्य भी रखते हैं। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं सुनील देवधर जी, जो कि माई होम इंडिया के फाउंडर हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप बाल गंगाधर तिलक जी, अन्ना भाऊ साठे पर इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? संदेश ये है कि कोई भी महापुरुष किसी कास्ट का नहीं है और किसी स्टेट का नहीं है, किसी भाषा भाषी समाज का नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने परमोच्च कोटि का त्याग और समर्पण सारे देश को आजाद करने के लिए किया और लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी, जिनकी आज 104वीं जयंती है, उन्होंने भी अपना सर्वस्व भले ही दलित समाज के लिए, दुखित वंचित लांछित समाज के लिए, पीछे पड़ी हुई महिलाओं को आगे लाने के लिए किया, लेकिन उन्होंने देश हित में किया। जो कुछ भी किया देश के लिए किया। देश की स्वाधीनता में वो हिस्सा लिए, संघर्ष किए, त्याग किए। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में उन्होंने त्याग किया। उन्होंने गोवा को लिबरेट करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बनने के लिए भी उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो इसलिए ऐसे महापुरुष को आज स्मरण करना चाहिए और हम लोग ये हमेशा करते आ रहे हैं और इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। सुनील जी, एक सवाल है कि वायनाड में दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ संघ और भाजपा के कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी फोटो शूट करवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनके सामने प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, जिनके सामने सावरकर की प्रेरणा हो, जिनके सामने अंबेडकर जी और अण्णा भाऊ साठे जी और तिलक जैसे महापुरुष हो, वो सेवा करेंगे। और जो नेहरू के खानदान से आए हैं, वो सिर्फ राजनीति करेंगे, लाशों की राजनीति करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी भर वही करते आ रहे हैं, भविष्य में भी वही करेंगे। देश इनकी सभी षड्यंत्रों को और चालों को समझ चुका है। पार्लियामेंट में किस तरह से जहर फैला रहे कास्टिज्म के आधार पर देश देख रहा है, लेकिन देश उनको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अपने भाषण में आपने वीर सावरकर जी का जिक्र किया, क्या कहेंगे वीर सावरकर जी को? अब तक भारत रत्न नहीं मिला है, कब तक हम उम्मीद रखें? आपकी सरकार भी है यहाँ पे। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि मिलेगा और जरूर मिलेगा। मिलना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो देरी कहाँ हो रही है? बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिलना है, तो जरूर सावरकर जी को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो सुनील देवधर साहब थे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब बच्चों के लिए डेथ चेंबर बन रहा है। पिछले 7 महीने में यहां 27 बच्चों की मौत हुई है, जबकि जुलाई में 20 दिन के अंदर 13 बच्चे रहस्यमय ढंग से मौत के मुंह में चले गए। हैरानी की बात देखिए कि आशा किरण प्रशासन इतने गंभीर मुद्दे पर बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मौत की वजह बच्चों की देखरेख और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था ना होना बताया गया है। दिल्ली में स्थित आशा किरण होम एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इस बार भी इसके चर्चा में आने की वजह यहां रहस्यमय ढंग से हो रही मौतें हैं। इसी साल 20 जुलाई तक आशा किरण होम में 27 मानसिक रोगियों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली के शेल्टर होम में यह बड़ा हादसा हुआ है। शेल्टर होम में 13 मासूमों की मौत हो गई और बच्चों की मौत के मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बच्चों की देखरेख में लापरवाही को मौत का कारण यहां पर माना जा रहा है। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता, विस्तार से समझाइए, इस शेल्टर होम में आखिर 13 बच्चों की मौत हो जाना, ये खबर आकस्मिक आना, क्या कारण रहा? क्या खाने पीने की वजह रही, पानी वजह रही, लापरवाही जो हुई है इतनी बड़े स्तर पर, उसका क्या कारण रहा? जी हाँ शिवम, मैं आपको बता दूं कि ये चौंकाने वाली जो रिपोर्ट आई है, इससे पिछले महीने जुलाई की रिपोर्ट है ये, जहां बताया जा रहा है कि 20 दिन के अंदर ही 13 की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इतनी मौतों से हर कोई फिलहाल ये हैरान है और साथ ही देखिए ये पता लग रहा है कि 20 जुलाई तक आशा किरण होम में 27 मेंटली रिटायर बच्चों की जो कि रहस्यमयी हालात में मौत हुई। और देखिए ये घटना जो है ये आशा किरण में पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटना हो गई थी और एक बार फिर से देखिए आशा किरण होम फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए ये जो 13 जो रहस्यमयी हालात में जो इनकी मौत हुई है, कहा जा रहा है कि पानी
की शायद समस्या थी, किसी तरह से पानी नहीं सही से मिलने की वजह से हुआ है। और देखिए ये जो अभी जो ये खबर आ रही है, बताया यह भी जा रहा है कि इस तरह की खबरें जो है पहले भी आ रही थी, और ये जो खबर जो अभी आई है इसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चे किसी अज्ञात कारण की वजह से तबीयत खराब थी उनकी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। बताया यह भी जा रहा है कि इन बच्चों के 13 मरने वाले बच्चों में 12 से 20 तक की उम्र के ये बच्चे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मौत के असली कारणों को छिपाने की कोशिश हो रही है। मामले में एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल जाएगा। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन वही आशा किरण के जो भी लोग हैं वो लोग बात करने से बिल्कुल ही कतरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि आशा किरण होम का नाम पहले भी विवादों में आया है। इससे पहले भी रहस्यमयी हालात में मौतों के कारण चर्चा में रहा है। मौतों का मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। लेकिन फिर से देखिए इस तरह की घटना सामने आई है। इसी मामले पर देखिए आतिशी ने फिलहाल जांच के लिए आदेश दिए हैं। जांच होनी है, तो क्या कुछ जांच में रिपोर्ट आती है, क्या कुछ मामले सामने आते हैं, फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आगे और क्या कुछ रिपोर्ट आता है, क्या मामला है। इतनी संख्या में मौत हो गई, अभी तक किसी को पता नहीं चला। अचानक इस तरह की घटना सामने आती है और उसके बाद देखिए ये चर्चा का विषय फिर से एक बार आशा किरण पर आता है। पहले भी इस तरह की घटना हो गई थी। संगीता, तो आप कह रही हैं कि आपने उनसे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन उनके द्वारा आपसे संपर्क नहीं साधा गया, उन्होंने आपसे बात नहीं करी, तो आपको ये नहीं लगता कि बहुत कुछ छुपाया जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और ये बिना प्रशासन की सांठगांठ के तो नहीं हो सकता। इतने बड़े स्तर पर अगर आप कह रहे हैं पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है, तो किसकी जवाबदेही है, किसके अंडर ये पूरा आता है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आतिशी अगर कहती हैं कि भाई इसका जांच के आदेश दे भी देती हैं, तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, क्योंकि 13 बच्चे एक साथ मारे जाएं, ये तो फिर बहुत दुखद है। जी हाँ, बहुत ही दुखद है। देखिए एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि मौजूदा समय में जो है बच्चे जो यहाँ पर हैं, क्षमता से अधिक बच्चे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसमें देखिए कहीं न कहीं लापरवाही तो पूरी तरह से बरती गई है, तभी जाकर इतनी संख्या में जो है बच्चों की मौत हो जाती है और उसके बाद जाकर ये नींद खुलती है, चाहे वो शासन प्रशासन की हो या फिर सरकार की। इसके पहले कहाँ थे? और इसके पहले भी जब इस तरह की घटना हो गई थी, तो तब क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया था कि आगे इस तरह की घटना ना हो? और फिर क्षमता से अधिक बच्चे क्यों रखे जा रहे हैं? जितनी जहाँ पर क्षमता है उतनी ही रखें, बाकी कहीं और आप रखें बच्चों को। आखिर उनकी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ की जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और संगीता ने विस्तार से समझाया हमें कि कैसे दिल्ली के शेल्टर होम में 13 बच्चों की ऐसे मौत हो गई, जहां पर मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं, जो मानसिक रोगी हैं, उनका इलाज भी होता है, उनकी देखरेख की जाती है, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे अगर इस स्थिति में मारे जाते हैं तो जवाबदेही जल्द तय होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि यूरोप के बाद अब भारत में भी कैसे लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा हमने कहा था कि यूरोप के बाद अब भारत में भी लोन वुल्फ अटैक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा के चार मूर्ति चौराहे पर जिहादी ने सर्विस रोड के किनारे सो रहे 3 हिंदुओं को कुचल दिया, जिसमें 2 यानी विनोद और पूरन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सेम सिंह का एक पांव कटने के बाद भी वह जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। पुलिस ने लोन वुल्फ अटैक के मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता सृजन शुक्ला की रिपोर्ट। लोन वुल्फ अटैक ये आतंकवाद का एक ऐसा तरीका है जहां पर एक आतंकी अपने आप को वन मैन आर्मी समझ लेता है और एक समूह को बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। आपने देखा होगा यूरोप में कोई आतंकी एक वाहन से कितने लोगों को कुचलते हुए आगे चला जाता है। ठीक वैसा ही नोएडा के चार मूर्ति गोल चक्कर के सर्विस रोड पर हुआ। बरेली का मोहम्मद वसीम एक गाड़ी लेकर आता है और नोएडा के गोल चक्कर के पास सर्विस रोड पर 3 बेगुनाहों को कुचलता हुआ आगे चला जाता है। उन बेगुनाहों में से 2 बेगुनाहों की मौके पर मौत हो जाती है और तीसरा अभी भी मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा है। मोहम्मद वसीम मौके पर वारदात को अंजाम देने के बाद एक बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए
मौके से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस से 2 दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साधारण लोगों के लिए ये मामला एक साधारण सा होगा, लेकिन ये मामला साधारण नहीं है। दहशत का माहौल पूरे दुनिया में है। यूरोपीय देशों में लगातार लोग लोन वुल्फ अटैक का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार नोएडा में भी हो गए, जिसकी शुरुआत बरेली का मोहम्मद वसीम ने किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इस घटनाक्रम को साधारण एंगल से न देखे, बल्कि एक आतंकी एंगल से भी देखकर जांच करे। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी चंदन के साथ सृजन शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। सो रहे हिंदुओं को कुचला गया है। चलिए, ये तो हमने आपको नोएडा की खबर बताई। चारमूर्ति में कैसे एक जिहादी के द्वारा कुचलकर जो सो रहे थे सड़क किनारे उनको मार दिया गया। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर का बड़ा असर छत्तीसगढ़ के हिसाब से सीएम विष्णुदेव साय ने लिया मामले का संज्ञान लिया है। सीएम के संज्ञान के बाद कलेक्टर ने दिए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। कांजी हाउस में 3 गायों की दर्दनाक मौत की खबर पर सुदर्शन न्यूज की खबर का अपडेट ये आपको बता दें। खबर का असर जो है वो यहां पर हो चुका है। एक कमरे में 30 गायों को ठूस कर रखा गया था और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर कांजी हाउस में 3 गायों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और अब इस पे खबर का असर देखिए। एक कमरे में 30 गायों को ठूस कर रखा गया था। अब इस पर असर ये है कि सीएम ने संज्ञान ले लिया है। चारा पानी की भी नहीं थी कोई व्यवस्था। अब यहां पर ये अपडेट आप समझिए कि भाई खबर का असर हो गया है सुदर्शन न्यूज की। बड़ा असर यहां पर ये हो चुका है कि अब इस पर एक्शन जो है वो होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने मामले का संज्ञान जो है वो ले लिया है और अब आदेश दे दिए हैं कि कलेक्टर को एफआईआर दर्ज करने के, सीएम के संज्ञान के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं सीएम के द्वारा। ये सुदर्शन न्यूज की खबर का असर है। लगातार प्रमुखता से हम खबरें जो चलाते हैं उनका असर भी यहां पर देखने को मिलता है। जहां पर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ा असर है, जहां पर गायों की इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु की जो खबर आई थी, वहां पर जो हमने खबर दिखाई तो सीएम ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा यहां पर ये आदेश दे दिए गए कि भाई अब एक्शन आपको लेना होगा और खबर के असर के रूप में आप इसको समझिए। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मंडी के राजबन गांव में बादल फटने की घटना के बाद अभी तक 7 लोग लापता हैं, अभी भी लापता हैं। बता दें कि बीती रात राजबन गांव में देर रात को बादल फटने से 3 रिहायशी मकान मलबे में समा गए थे। घटना में 3 परिवारों के 10 लोगों की दुखद मौत हो गई है। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना का पता चलते ही जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन और कार्यकारी उपमंडलाधिकारी पदर भावना वर्मा मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, अग्निशमन विभाग और जिला रेस्क्यू दल दिन भर सर्च ऑपरेशन में डटे रहे। बादल फटने के बाद हुई इस तबाही की इस घटना में 3 परिवारों के 10 लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, अकाल मौत का ग्रास बन गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान सौजू राम, उनकी धर्मपत्नी चिंडी देवी और चौथरी देवी के शव ही अभी तक बरामद हो पाए हैं, जबकि अन्य शवों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो मंडी हिमाचल प्रदेश की खबर, जहां बादल फटा, अचानक फटा और बादल फटने से 3 मकान मलबा बन गए और द्रंग में बादल फटने से यहां 3 की मौत हो गई है, 7 लापता हैं। हादसे में घायल लोग हैं, मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया। अग्निशमन विभाग सर्च ऑपरेशन में जुटा है। तो लगातार देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ बारिश की त्रासदी आ रही है और जब बादल फट जाता है तो एक तरीके से अकाल मृत्यु लोगों की यहाँ पर आ जाती है और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हर कोई यहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं और साथ ही साथ अग्निशमन विभाग के लोग भी, वो भी यहाँ सर्च ऑपरेशन में जारी है।
देखिए, डरा देने वाली तस्वीरें हम आपको अगली खबर भी बताते हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। कुल्लू के समेज में भारी बारिश से रेस्क्यू को रोकना पड़ा है। जिलाधीश कुल्लू तोरुल मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्कूल को सरकारी भवन में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रभावितों और पीड़ितों को अंतरिम राहत राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 1,25,000 रुपए की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का काम तेजी से चल रहा है। तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से समेज में रुका है रेस्क्यू। जिलाधीश के भवन को शिफ्ट करने के आदेश, पीड़ितों को फौरन राहत देने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति जल्द शुरू होगी। तो हिमाचल प्रदेश बाढ़ बारिश की त्रासदी का शिकार और आफत की बारिश। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबर है झारखंड से। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया था। इसमें बीजेपी के 18 विधायकों को 2 अगस्त के दिन यानी आज करीब 2 बजे तक निलंबित करने पर और सरकार द्वारा बीजेपी के जनहित के सवालों का जवाब सदन में न देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मशाल जुलूस निकाला है। बता दें कि रांची महानगर जिला के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया है। रांची विधायक सीपी सिंह द्वारा मशाल जुलूस की अगुवाई कर रहे विधायक सीपी सिंह ने झारखंड की सरकार को तानाशाह सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार सवालों से बचने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।